नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे हेल्थ कॉन्फ्रेंस में ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक पर। जी हां, प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण से प्रशासन भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। एलडीए कॉलोनी में भुवनेश्वर से आई एक महिला पहले कोरोना संक्रमित पाई गई थी और जिसके बाद उसी परिवार के 5 अन्य लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए। इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण बढ़ने के बाद महिला ने मंगलवार को टेस्ट करवाया था, तो वहीं बुधवार को महिला को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जिसके बाद संपर्क में आए लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। तो वहीं कानपुर में शनिवार को कोरोना वायरस का एक नया मामला भी सामने आया है। कोरोना का मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और विभाग युवक का सैंपल लेकर वेरिएंट पता करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है। आपको बता दें कि यूपी में अब कुल कोरोना 134 एक्टिव केस है और राज्य में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 0.01% है। देश में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले को देखते हुए राज्य सरकार अब अलर्ट पर है। वहीं जहां मामले बढ़ रहे हैं और वहां जिला स्तर पर पाबंदियां लगाई जाएं। इनमें नाइट कर्फ्यू, ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने या मेल जोल पर रोक, समारोहों, शादी और अंतिम संस्कार में लोगों की तादाद कम करें। ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा, कुछ राज्यों में बढ़ सकती है पाबंदी। दिल्ली में शनिवार को एक और पॉजिटिव मिला। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 134 एक्टिव केस। कोरोना संक्रमित 150 लोगों का हो रहा टेस्ट। केंद्र ने कहा जहां ज्यादा संक्रमण वहां नाइट कर्फ्यू लगाएं। सरकार ने आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने को कहा। कुछ राज्यों में पाबंदी बढ़ सकती है। दिल्ली में शनिवार को एक और पॉजिटिव केस मिला है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 134 एक्टिव केस। कोरोना संक्रमित 150 का लोगों का हो रहा टेस्ट। केंद्र ने कहा जहां ज्यादा संक्रमण है वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए और सरकार ने आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने को भी कहा है। तो ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है और कुछ राज्यों में पाबंदी भी बढ़ सकती है। दिल्ली में शनिवार को एक और पॉजिटिव मिला है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 134 एक्टिव केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित 150 लोगों का हो रहा टेस्ट। केंद्र ने कहा है कि जहां पर ज्यादा संक्रमण है वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। सरकार ने आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने को भी कहा है। तो दिल्ली में शनिवार को एक और पॉजिटिव मिला है और उत्तर प्रदेश में कोरोना के 134 एक्टिव केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित 150 लोगों का टेस्ट हो रहा है। केंद्र ने कहा कि जहां ज्यादा संक्रमण है वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। सरकार ने आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने को भी कहा है। तो यह अहम जानकारी। ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ राज्यों में पाबंदी भी अब बढ़ सकती है। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि जहां ज्यादा संक्रमण है वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 134 कोरोना के एक्टिव केस हैं और कोरोना संक्रमित 150 लोगों का टेस्ट हो रहा है और जहां पर ज्यादा संक्रमण है वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाने की बात केंद्र की ओर से साफ कर दी गई है।
तो कुछ राज्यों में पाबंदी को भी बढ़ाया जा सकता है। हम लगातार देख रहे हैं जहां तीसरी वेव की बात की जा रही है तो वहीं केस भी बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना संक्रमित 150 लोगों का टेस्ट भी हो रहा है। जहां ज्यादा संक्रमण वहां पर नाइट कर्फ्यू की बात केंद्र से उठाई जा रही है और ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। केंद्र ने साफ तौर पर कहा है कि जहां पर ज्यादा खतरा है वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए और ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा देखते हुए अब सरकार भी अलर्ट हो गई है। पाबंदी भी कुछ राज्यों में बढ़ाई जा सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और दिल्ली में शनिवार को पॉजिटिव केस एक और मिला है जिसके बाद जो अधिकारी हैं उनमें अफरा तफरी मची और कोरोना संक्रमित 150 लोगों का टेस्ट हो रहा है। केंद्र अब पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा देखकर कुछ राज्यों में अब पाबंदी बढ़ाई जा सकती है और आज हम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे डॉक्टर का पैनल जुड़ चुका है, डॉक्टरों का, और वो है डॉक्टर कृष्णन राजभर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सफदरगंज अस्पताल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही डॉक्टर वीएन त्रिपाठी हैं, पूर्व डीजीएमई, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर कृष्णन राजभर से होगा, वरिष्ठ चिकित्सक है सफदरगंज अस्पताल में। डॉक्टर कृष्णन, मैं ये जानना चाहती हूँ कि लगातार हम बात कर रहे थे कोरोना की तीसरी वेव की, क्योंकि जिस तरह से पहली और दूसरी वेव में हमने देखा जिस तरह का खतरा था वो बिल्कुल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो तीसरी वेव को लेकर आप क्या कहेंगे कि फिलहाल मतलब क्या स्थिति है और क्या आने वाले वक्त में कोरोना का जो संक्रमण है वो और ज्यादा बढ़ेगा? बिल्कुल, जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन है वो साउथ अफ्रीका में पहला केस रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद से 20 से 30 कंट्रीज में इसके मतलब इसके पाए जाने की खबर है। साथ साथ भारत में कई शहरों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। और जैसा कि ओमिक्रॉन म्यूटेटेड स्ट्रेन है, डेल्टा स्ट्रेन जो था उसके बाद ओमिक्रॉन है B.1.529 और इसमें रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इसमें लगभग 30 म्यूटेशंस हैं और स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन है। और स्पाइक प्रोटीन का जो रोल होता है वो वैक्सीन, किसी भी वायरस के अगेंस्ट हम वैक्सीन बनाते हैं उसमें रोल होता है। सो इससे हम ये कह सकते हैं, और जितना भी अभी तक प्राइमरी रिपोर्ट्स आई है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि इसके जो सिम्टम्स है वो उतने सीवियर नहीं है, थो इन्फेक्टिविटी हाई है। और पहले भी हमारे जितने भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उनका जो प्रेडिक्शन है वो ये बोले हैं कि थर्ड वेव मेनली बच्चों को इफेक्ट करेगा। उसके कई कारण हैं उनके बोलने की कि बच्चों को क्यों इफेक्ट करेगा। मेन ये कारण है कि बच्चों में अभी वैक्सीनेशन सारे देशों में मतलब भारत और भारत के बाहर भी नहीं हुआ है, या फिर हुआ है कुछ देशों में हुआ है तो बहुत कम स्तर है। सो इस वजह से मैं ये मानता हूं कि ओमिक्रॉन तीसरी लहर लाने में रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो इसकी मतलब 100% गारंटी कोई नहीं बोल सकता। अगर आता भी है तो सिम्टम्स जो होंगे या जो सिवियरिटी होगी उतनी नहीं होगी जितनी डेल्टा स्ट्रेन की वजह से सेकेंड वेव में हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। हम पूर्व डीजीएमई डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी के पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है कोरोना को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर, तो आप हमें फोन कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है आप इसे डायल करेंगे और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधा सवाल डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। वीएन जी, ये बताइए कि हम लगातार ये देख रहे हैं कि मामले बढ़ते जा रहे हैं, अभी जैसा कि डॉक्टर कृष्णन ने भी बताया। आप हमें ये बताइए कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि जब पहली और दूसरी वेव थी तो हमें जो घरेलू नुस्खे थे या फिर मास्क और सैनिटाइजर का हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, जिसके चलते कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प हुई। लेकिन अब क्या थर्ड वेव में भी सिर्फ और सिर्फ यही हमारे रक्षक बनेंगे या फिर कुछ और नई चीजें भी हैं? जी, जैसा कि अभी डॉक्टर किशन ने कहा है, बिल्कुल मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। और ये बिल्कुल बात क्लियर है कि जो
कोविड-19 के बचाव के मूलभूत सिद्धांत हैं, यानी कि मास्क का समुचित प्रयोग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, भीड़ भाड़ से बचना, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो वैक्सीनेशन। हमें खुशी की बात है कि अपने देश की लगभग 50% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इससे टीका हो गई। चूंकि ये जो तीसरी लहर सो कॉल्ड है, या साउथ अफ्रीका के उससे डाटा से और भी दुनिया के जो डेटा अवेलेबल हैं, उसके बारे में ये तय है कि ये बच्चों को, यानी कि 18 साल से छोटे, खासकर 10 साल से छोटे, और कुछ तो हमें 5 साल से छोटे साउथ अफ्रीका का हम देख रहे थे जी। त्रिपाठी जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, मेरे एक कॉलर यहाँ पर जुड़ेंगे, हम आपके पास वापस आएंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हमारे मेहमान महमूद लखनऊ से। महमूद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, अपना सवाल करें। जी, मेरा ये सवाल था कि जो ओमिक्रॉन का जो नया वायरस आया हुआ है, तो इसके सिम्टम्स में और जो कोविड-19 था, तो इसमें जो इसके सिम्टम्स होते हैं उसमें कितना फर्क होता है, या दोनों के सिम्टम्स है वो एक ही जैसे होते हैं क्या? जी त्रिपाठी जी, आप इनके सवाल का जवाब भी दीजिए और अपनी बात भी पूरी कीजिए। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, अभी नहीं, आवाज क्लियर जी नहीं थी। जी, हमारे कॉलर का सवाल ये है कि ओमिक्रॉन और कोरोना के सिम्टम्स एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं, यानी कि वो कैसे पहचाने कि जो वायरस उनको हुआ है वो कौन सा है, कोरोना या फिर ओमिक्रॉन? जी, एक्चुअली वो प्रश्न अभी तक क्लियर नहीं है, मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ, आवाज में दिक्कत है। आप मैडम, आप बता दीजिए जरा, उनका रिपीट। जी वीएन जी, मैं बता रही हूँ ना कि हमारे कॉलर ने ये सवाल किया है कि वो कैसे पहचाने कि जो वायरस से वो ग्रसित हैं, जो वायरस हुआ है ओमिक्रॉन है या फिर कोरोना है, यानी कि दोनों के सिम्टम्स क्या एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं? देखिए, एक तो ये कि बच्चों में खतरा है, उसका कारण जो है कि 1/3 हमारे जो बच्चे हैं 18 साल से छोटे, खासकर 10 साल से छोटे, इनका टीकाकरण नहीं हुआ है अभी तक, और सरकार अभी इसको तय नहीं कर पा रही है। कारण मैं नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि पर्याप्त संख्या में टीकों की उपलब्धता नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है जी। एक ही। दूसरा, जो एक प्रश्न है कि कैसे बच्चों को बचाएं या बड़ों को, तो 3 ही चीजें हैं कि वैक्सीनेशन लगवाएं, जो टीका है उनको लगवाएं। चूंकि 18 साल से छोटे लोगों में हम मजबूर हैं, गवर्नमेंट अभी इनको नहीं लगा रही है। दूसरी बात यह है कि मास्क का प्रॉपर प्रयोग, हमें ऐसा लगता है कि पिछले 4-6 महीना से हम लोग सब मास्क लगाना शायद भूल गए हैं, बिल्कुल, और ये सोचते हैं कि कोरोना खत्म हो गया और मास्क बंद हो गया। भीड़ भाड़ आप खुद ही देख रहे हैं, पूरे समाज, पूरे देश में जो मर्जी है, जहां भीड़ हजारों, दसियों हजार, और शायद अभी चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश और राज्यों में, लाखों की भीड़ होगी। और इसके बाद जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, जैसे कि हाथ धोना, प्रॉपर साबुन से हाथ धोना, और भीड़ भाड़ से बचना, और बच्चों और किशोरों को बिल्कुल हमें भेजना ही नहीं है। मैं तो फिर कह रहा हूं कि स्कूल जाने की क्या जल्दी है। आई रिपीट इट, अपने व्यूअर्स को बता दें, स्कूल खुल गए हैं छोटे बच्चों के, खासकर 10 साल से छोटे बच्चों को मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि उनको स्कूल नहीं भेजा जाए, और अगर जरा सा भी बुखार होता है या लक्षण मिलते हैं तो जांच कराएं। दुर्भाग्य बस हमारे सरकारी अस्पतालों में, पूरे प्रदेश में मैं कह रहा हूं कि जांचों की संख्या कम हो गई है, ये सोच के कि अब कोविड खत्म हो गया है। तो सरकार की तरफ से भी थोड़ी सी शिथिलता है, ऐसा मुझे लगता हो रही है। पब्लिक तो बिल्कुल क्या कहें, जैसे बिल्कुल क्या एक वर्ड होता है, बिंदास, आई एम सॉरी यूजिंग, किशन, डॉक्टर किशन सुन रहे होंगे, पब्लिक तो बिंदास हो गई है, कोरोना खत्म हो गया, नाउ वी विल एंजॉय। बिल्कुल, यानी अलर्ट रहने की हमें जरूरत है। तो बिल्कुल कोई सुनना ही नहीं चाहता। मैं मरीज देखता हूं, आज भी 4-6 मरीज अभी बैठे थे, मैंने कहा मास्क नहीं, तो एक आध ने अपनी पॉकेट से निकाला, बाकी दाएं बाएं देख रहे थे। अरे हमने, भैया ऐसा ना करो। बिल्कुल, तो कोरोना और ओमिक्रॉन से बचना है तो मास्क अब करना होगा, और हमेशा जैसे पहले की तरह हमें मास्क और सैनिटाइजर अपने साथ रखना होगा। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, धर्मेश है हमारे साथ कानपुर से। जी धर्मेश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। धर्मेश से परमेश सिंह मेरा नाम है। हेलो जी, हाँ जी, परमेश सिंह मेरा नाम है, मैं IIT कानपुर से हूँ। जी जी, हमने पहला टीका लगवाया था, तो उस समय मेरे शुगर कंट्रोल में था, तो
तो क्या मैं दूसरा टीका लगवाऊं? तो अभी मेरा शुगर 260 रहता है मैम जी। तो डॉक्टर साहब मुझे पूछना है, डॉक्टर कृष्णराज भट्ट साहब को पूछना है, क्या हम लगवा सकते हैं सेकंड डोज? डॉक्टर कृष्णन सवाल आपसे कर रहे हैं ये, और शुगर को लेकर इनकी कुछ जानकारी इनको लेनी है। क्या इनका क्वेश्चंस प्लीज रिपीट करिएगा, आवाज क्लियर नहीं थी। परवेश जी, आप अपना सवाल दोबारा कीजिए। मैंने पहला टीका लगवाया था जी। अगस्त में, उसके बाद जब अभी मुझे शुगर बढ़ा हुआ है, तो क्या मैं दूसरा टीका लगवा सकता हूं? मुझे शुगर अभी 260 है, मैं अभी जस्ट प्रेजेंट टाइम। जी, डॉक्टर कृष्णन, उनका कहना है कि उनका शुगर लेवल बढ़ गया है, तो क्या वो दूसरा वैक्सीनेशन करवाएं? नहीं, 260 शुगर है तो वैक्सीनेशन तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट शुगर कंट्रोल रखें। जो भी ये इंसुलिन या फिर जो भी टैबलेट से कर रहे हैं, मतलब जो भी ले रहे हैं वो लेते रहें। साथ साथ जो भी इनका शुगर है, वहां जो हर वैक्सीनेशन सेंटर पे एक वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर, मतलब वैक्सीनेशन के एक सुपरवाइजिंग डॉक्टर होते हैं, उनको जरूर इन्फॉर्म करें बिफोर द डोज। बट ये वैक्सीनेशन लगा सकते हैं सेकेंड डोज, कोई उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसा सच नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों ही लोग हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद हम वापस चर्चा को जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते से सस्ते पीसी में भी चलाएं तो ये मतलब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है, तो वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायो टीम। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है? कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल, ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। तो ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं? यस, हम दोनों के पास पेरेंट्स के फोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं, तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूलों में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। पंजाब सरकार का कीर्ति कामिया ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਗਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 3,17,000 ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 3100 ਰੁਪਏ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਲੱਕ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ। खुश होवेगा हुण हर किरती दा परिवार। ताइयों हर कोई कहंदा है तरक्की दे राह पंजाब सरकार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक पर। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े डॉक्टर्स के पैनल के साथ में आप अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अभी हमारे साथ डॉक्टर कृष्णन राजभर लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं सफदरगंज अस्पताल से। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि सवाल किया कि उनको शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, क्या वो सेकेंड वैक्सीनेशन ले सकते हैं? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोगों के मन में बहुत ज्यादा डाउट है। बहुत सारे लोगों ने अभी भी नहीं लिया है और कुछ ना कुछ जुगाड़, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, वो करके अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है। तो अब क्योंकि जब तीसरी वेव और ओमिक्रॉन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं कराया, तीसरी वेव आने के बाद ही? कोई मैसेज आप देना चाहेंगे उनको? बिल्कुल। हमारे देश में लगभग 118 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फर्स्ट डोज ले लिया है वैक्सीनेशन का, और कंप्लीटली वैक्सीनेटेड लगभग 50 से 60 करोड़ लोग हैं। सो ये एक अच्छा इंडिकेटर है हमारे देश के लिए, अगर थर्ड वेव आती भी है तो उससे फाइट करने में, क्योंकि जब भी वैक्सीनेटेड लोग होंगे, उनको टीका लगा होगा, उनका जो चाहे मे भी ऐसा पॉसिबल हो कि ओमिक्रॉन पे हमारा वैक्सीन फुल्ली इफेक्टिव ना हो, लेकिन चांस ये है कि उन लोगों में बीमारी की जो गंभीरता है, सिवियरिटी है, वो कंपैरेटिवली कम होगी। साथ साथ विदेश में कई अलग देशों में ये भी बूस्टर डोज का भी एक प्रोविजन है, बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। स्पेशली कई देशों में ये देखा गया कि हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाए गए हैं। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि जो सेकेंड डोज लगा है, स्पेशली हेल्थ वर्कर्स को फर्स्ट डोज जनवरी में लगना शुरू हुआ था, और फ्रंट लाइन वर्कर्स जो थे उनको फरवरी में वैक्सीनेटेड हुए, ऑलमोस्ट 22 हो चुका है। तो उनके लिए, जैसे मैं ये सरकार से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि बाहर के देशों में स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लग चुके हैं, और जनरल पब्लिक का तो वहाँ ऑलमोस्ट काफी फुली वैक्सीनेटेड जनरल पब्लिक है। हमारे देश में भी फुली वैक्सीनेटेड काफी लार्ज नंबर में लोग हैं, ऑलमोस्ट 50 से 60 करोड़ लोग फुली वैक्सीनेटेड है। सो मैं मतलब सरकार को ये चाहिए कि स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स से मेरा मतलब है पुलिस और बाकी जो कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आम जनता में बनाए रखने में मदद करती है, वो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, जो इवन कोविड के टाइम में हमारी जो हेल्थ अथॉरिटीज होती थी और हमारी जो सरकारी मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, उनको ग्राउंड रियलिटीज अवगत कराने में काफी बड़ा रोल था। तो उनको भी हम फ्रंटलाइन वर्कर्स में कंसिडर कर सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर डोज का एक प्रोविजन बनाया जाए, स्पेशली ये थर्ड वेव के आने की संभावना की वजह से। और जो आम पब्लिक है, जो हमारे देश की लगभग 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उनको हम कंप्लीटली वैक्सीनेटेड करने की तरफ अग्रसर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर वीएन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर वीएन जी, एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं वैक्सीनेशन के लिए गई थी, मैं खुद, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है, तो वहां पर मुझे ये पता चला कि एक वैक्सीन की जो बॉटल है वो 3 से 4 घंटे ही उसे खुला रखना चाहिए, यानी उसके बाद वो अगर नहीं लगती है तो वो नष्ट हो जाती है। और एक वैक्सीन की बोतल में कुल 12 डोज होती हैं, यानी कि 12 लोगों को लगती हैं। तो होता क्या है, जहां पर कैंप लगा होता है वहां पर एक साथ 12 लोग नहीं आ पाते, या फिर 4 घंटे के उस ड्यूरेशन के दौरान 12 लोग नहीं पहुंचते हैं, तो वैक्सीन कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है। तो मुझे भी ऐसा लगा, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एक छोटी डोज भी सरकार को या फिर डॉक्टर्स को हम कहें बनानी चाहिए, 4 से 5 लोगों वाली, ताकि इससे हमारी जो वैक्सीन है वो नष्ट ना हो? और क्योंकि वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम सब जान रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है कि सिंगल डोज वायल सबसे सुरक्षित और सबसे अप्रोप्रिएट है, लेकिन कीमत को कम करने के लिए केवल कोवैक्सीन ही नहीं, और भी वैक्सीन मल्टी डोज वायल में आती है।
पोलियो इसका बड़ा उदाहरण है। लेकिन ये स्पष्ट निर्देश हैं हमारे गवर्नमेंट के भी और हम लोगों के भी जो वैक्सीन करते हैं या पीडियाट्रिशियन हैं या वैक्सीन के एक्सपर्ट्स हैं जो लोग, कि वायल खुलने के बाद आप ये वायल खुलने के बाद इसको 4 घंटे के अंदर हर हालत में यूज कर लेना चाहिए। और अगर नहीं कर पाते हैं तो ये वैक्सीन का वायल जो रिमेनिंग बची हुई हैं इनको डिस्ट्रॉय करना या फेंक देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट और जो हमारी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, खासकर भारतवर्ष की जो भारत बायोटेक है या और भी हैं, तो उनको चाहिए कि सिंगल डोज को बढ़ावा दें। और चूंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है इसलिए भारत सरकार भी मल्टी डोज वायल खरीदती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से अस्पताल ये मना कर देते हैं कि जब तक हमारे पास 10 लोग नहीं होंगे तो हम इसको नहीं लगाएंगे। एक ये डिस्करेजमेंट है, एक कह सकते हैं आप, एक तरह से वो बंदा फिर चला जाता है, वो कौन जाए बार बार। बिल्कुल बिल्कुल। यानी इसको लेकर कोई ना कोई अहम कदम उठाया जा सकता है, कहीं ना कहीं इसको लेकर कोई इंप्रूवमेंट इस में हो सकते हैं। बिल्कुल। तो लगातार हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि अगर आपके भी मन में ओमिक्रॉन को लेकर या फिर कोरोना को लेकर कोई सवाल है तो हमें कॉल कर हमारे डॉक्टर्स से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस यस, एक कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते से सस्ते पीसी में भी चलाएं तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है। तो वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायो टीम। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है, कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल। ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं? यस, हम दोनों के पास पेरेंट्स के फोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूलों में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। मुख्यमंत्री चन्नी वालों सूबे पर विच मिशन क्लीन लागू करन दे आदेश। ऐसी मिशन क्लीन शुरू कर रहे हैं पंजाब दे विच। रेत माफिया नू पाई जावेगी नकेल। रेत के बारे में मैं कह चुका हूं, रेता सही रेट ते चुकना चाहिए। एक किसी तरह का माफिया पंजाब विच नहीं होना चाहिए। अमन कानून की स्थिति बरकरार रखने लई वधाई जाएगी चौकसी। नशा बेचने वाले खत्म करने हैं, शराब नजायज बेचने वाले खत्म करने हैं, करप्शन खत्म करनी है। मिशन क्लीन, रेत माफिया दी होवेगी सफाई, शरारती अंसरां दा होवेगा सफाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
के बाद आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल लगातार बना हुआ है। अगर आप भी ओमिक्रॉन को लेकर, कोरोना को लेकर कोई जानकारी चाहते हैं, कोई सवाल आपके मन में है, कोई डाउट आपके मन में है, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर ये जानकारी डॉक्टर्स से ले सकते हैं। सीधा सवाल आप डॉक्टर्स से कर सकते हैं। डॉक्टर्स के पास चलते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर कृष्णन, आप ये बताइए, जैसा कि अभी मैंने सवाल किया कि कहीं ना कहीं कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन जो है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर, क्या लगता है कि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर सरकार आखिर इतना लेट, ये जो हम कह सकते हैं, लेट हम कहेंगे क्योंकि अब ओमिक्रॉन भी आ चुका है, थर्ड वेव की हमने बात करना शुरू कर दिया है, तो बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हो जानी चाहिए थी अब तक? क्या पहले से नहीं कर देना चाहिए था? इतना बड़ा खतरा हम जानते हैं कोरोना से क्या हो सकता है, या फिर हमने देखा है क्या हो चुका है, तो फिर उसे देखते हुए एक कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो काफी लोगों में मिसकंसेप्शंस, और ऐसा नहीं कि केवल कोविड वैक्सीनेशन, कोरोना की वैक्सीनेशन के अगेंस्ट ही ये धारणा थी लोगों में। इवन जब हम एमबीबीएस करने के बाद इंटर्नशिप करते थे और हम पेरीफेरी में पोस्टिंग में जाते थे, वहां लोगों को इंकरेज करते थे वैक्सीनेशन के लिए। जब पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में हम काम करते थे, वहां भी कई बार ऐसा देखा गया है, गांव के गांव हमें या फिर बाकी डॉक्टर्स को काफी स्ट्रिक्टली अपोज की, कई बार वायलेंस भी हो जाती थी। तो लोगों में, हमारे देश के लोगों में ये एक धारणा वैक्सीनेशन से, अलग अलग धर्म के लोगों में अलग अलग भ्रांतियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज से निपटने के बाद सरकार ने वैक्सीनेशन का 118 करोड़ का जो फर्स्ट डोज का एक टारगेट है वो पूरा किया। सो कहीं ना कहीं ये, अगर सरकार शुरू में शायद बच्चों में वैक्सीनेशन का शुरू करता, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो अगर शुरू करते, तो शायद उतना हाईली वेलकम ना होता। इसलिए सरकार का जो पॉलिसी था कि फेज वाइज मैनर में करना, पहले पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, देन फ्रंटलाइन वर्कर्स, देन ओल्डर पीपल, देन एडल्ट्स में आए, देन ये एक सरकार की पॉलिसी है। उसी पॉलिसी के तहत सरकार ने अभी, और प्लस बच्चों का जो शरीर है, बच्चों में जो रिएक्शन है वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं। सो उसके लिए जो स्टडीज चल रही थी, इंटरनेशनल स्टडी चल रही थी, नेशनल स्टडी भी चल रही थी। एम्स पटना के काफी डॉक्टर्स के बच्चे एज अ सब्जेक्ट थे उन स्टडीज में, उनमें स्टडी किया गया। तो इन सब पूरे ड्यूरेशन में टाइम लगा। हाँ, मैं ये मानता हूं कि अगर थोड़ा जल्दी शुरू होता तो काफी ज्यादा फायदा होता, लेकिन अभी भी हम देर नहीं है। अगर अभी भी अच्छे फेज पे, क्योंकि हमने देखा है एक समय ये था जब मार्च अप्रैल में मैं टीवी इंटरव्यूज देता था, तो वहां काफी पैनलिस्ट ये बोलते थे कि सरकार बहुत लेट है, सरकार 100 करोड़ का टारगेट जो है वो नहीं पूरा कर पाएगी सितंबर अक्टूबर तक। कहीं ना कहीं सरकार ने और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने और बाकी सारे डॉक्टर्स की टीम ने ये करके दिखाया है कि हमारा जो टारगेट था 100 करोड़ का वो पूरा हुआ। अभी 118-119 करोड़ के आसपास टारगेट चल रहा है। सो मैं ये मानता हूं कि लेट हुआ है, लेकिन इसको भी हम कवर अप कर सकते हैं और हमारा जो थर्ड वेव के अगेंस्ट फाइट है वो काफी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जनता भी इसमें पूरी तरह से अपनी सहभागिता निभाएगी। जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू होता है बच्चों का, तो आप सबको भी अपने बच्चों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लेकर जाना है और वैक्सीनेशन कराना है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार, चाहे कोरोना हो या फिर ओमिक्रॉन हो, खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर त्रिपाठी, आप ये बताइए कि हमने बहुत जगह पर देखा है कि सरकार एक आंकड़ा बड़ा हो जाए वैक्सीनेशन का, ये बताने के लिए बहुत, मैंने खुद देखा ये चीज, कैंप्स जो है वैक्सीनेशन की वो बहुत जल्दी लगा रही है और बहुत ज्यादा संख्या में लगा रही है। और हम ये देख रहे हैं कि जो जनता है वो थोड़ी सी ये सोचकर लापरवाह हो जाती है कि जब उन तक जानकारी पहुंचाई जाती है, अलग अलग एनजीओ जो वर्क करते हैं इसके लिए, उनके द्वारा कि आज कैंप है, तो वो ये सोचकर टाल देते हैं कि आज है तो क्या हुआ, कल फिर लगेगा, परसों फिर लगेगा। उनके आसपास लगभग सभी जगह पर इस तरह से वैक्सीनेशन कैंप लग रहे हैं। तो क्या इनकी संख्या को कम करना चाहिए, या फिर जनता को और ज्यादा आगे बढ़कर ये ना सोचे कि रोज लगेंगे, जल्द से जल्द जाकर खुद को वैक्सीनेट कराना चाहिए? डॉक्टर त्रिपाठी, आपका फोन म्यूट हो गया है, पहले आप उससे अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात को। जी हाँ, तो खासकर हमारे देश में जहां विभिन्न वर्ग, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, भौगोलिक, जहां पे कहीं कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, वहां सरकार कोशिश कर रही है। कुछ बिल्कुल ऐसे लोग हैं निर्धन या जिनको जानकारी नहीं है या केयरलेस एटीट्यूड है या उनके शिक्षा के कारण या धार्मिक, जाति, कुछ ऐसे फैक्टर आ जाते हैं
कि वो लोग फिर ये सोचते हैं कि कहीं राजनीतिक भी उसमें मैं जोड़ता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, कई राजनीतिक बड़े बड़े लोग जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मैंने सुना था कि उन्होंने तक इसका विरोध करना चाहा, फलानी। मैं उन बिंदुओं पे नहीं जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब है कि समाज में विभिन्न वर्गों में इसकी स्वीकारता भी पूरी तरह से नहीं थी शुरुआत में, अब बहुत बड़ी है। अब काफी लोग, हमारे आसपास के लोग मैं देख रहा हूं, जो बिल्कुल निर्धन है, जो बिल्कुल घर में चौका बासन का काम, बिल्कुल अति निर्धन लोग हैं, वो भी जाते हैं और हम सबको चाहिए उनको एनकरेज करें, छुट्टी दें। तो हमने तो कर कह रखा है कि ये करें। इसके बाद दूसरी चीज ये होती है कि सरकार की पूरी कोशिश के बावजूद भी अभी भी हमें प्रतिरोध एक तरह का कहीं कहीं मिलता है, लोग भाग जाते फलाना। अब शायद सरकार ने, डॉक्टर साहब आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे है या पंडित सिखों में है, जो भी धार्मिक लोग हैं, खासकर एक वर्ग विशेष में, उनका भी, जैसे कि हमने पोलियो टीकाकरण में लिया था, हमें याद है कि हम जब यहाँ कानपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ करते थे विभागाध्यक्ष बच्चों के, तो हम लोग जाया करते थे, और खासकर ऐसे इलाके में जहाँ विरोध होता था, तो हम ये हमारे धार्मिक लोगों की मदद लेते थे, धार्मिक मुखिया, धार्मिक गुरुओं की मदद लेते थे, और हम धार्मिक स्थलों से अनाउंसमेंट भी करवाते थे मैडम। तो लोग किसी तरह तैयार होते थे, तरह तरह की भ्रांतियां थी, बिल्कुल। तो ये थी, धीरे धीरे भ्रांतियां कम हो रही हैं, लोग अपने आप आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस ग्रुप में अभी भी है कि नहीं लगवाएंगे, हमें तो नहीं हो जाएगा, या इस तरह की है। तो मैं आपके बहुत ही क्या कहते हैं पॉपुलर मीडिया के माध्यम से लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, लिसनर से, व्यूअर से, कृपा करके लगाएं, कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। बिल्कुल। 18 साल। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, महमूद जी हैं लखनऊ से। महमूद जी आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। ये सवाल था कि अभी जो ओमिक्रॉन ने अपने देश में दस्तक दे दिया है, इसके सिम्टम्स में और जो कोविड-19 था इसके सिम्टम्स में क्या कोई फर्क है, या दोनों एक ही जैसे हैं? अगर किसी को हुआ है और बगैर जांच कराए कुछ ऐसा आइडिया लग सकता है कि हाँ इसमें जो ओमिक्रॉन के सिम्टम्स हैं या कोविड-19 ही है? डॉक्टर कृष्णन, महमूद जी का कहना है कि क्या सिम्टम्स में, अभी पहले भी एक सवाल ऐसा ही आया था हमारे पास, सिम्टम्स को लेकर ये जानकारी चाहते हैं कि क्या अलग है, बिना जांच कराए कैसे समझें कि ओमिक्रॉन है या फिर कोरोना है? जो ओमिक्रॉन है वो एक वेरिएंट ही है कोरोना वायरस का, इससे पहले डेल्टा वेरिएंट था, तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है। जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट्स के द्वारा विभिन्न कंट्रीज में जहां भी केसेस हुए हैं, उनमें जो लक्षण रिपोर्ट हुए हैं वो मोस्ट कॉमन लक्षण बहुत शरीर में कमजोरी, बॉडी वीकनेस, ये कॉमन लक्षण है। बाकी जो कोरोना का लक्षण है वो तो रहता ही है, स्वाद ना आना, बुखार, तेज बुखार, ये सब तो रहता है। साथ साथ जो कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के हिसाब से उसमें मोस्टली डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन ओमिक्रॉन कंफर्म करने के लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराना होता है, कि जो कि भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में होता है। तो जीनोम अगर कंफर्मेशन करना है तो उसके लिए तो जीनोम सीक्वेंसिंग चाहिए, बट कोविड आरटीपीसीआर में ये डिटेक्ट हो रहा है एज पर WHO रिपोर्ट। ओके। डॉक्टर साहब एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जब कोरोना काल आया, चाहे फर्स्ट वेव हो, सेकंड वेव हो, लोगों के जो डेली रूटीन्स थे वो काफी चेंज हो गए, तो लोगों ने एक्सरसाइज की ओर रुख किया था। साथ ही काढ़ा एक ऐसी चीज थी जो उनके डेली रूटीन में आ गई थी, भले ही लोगों को नापसंद हो, लेकिन हम कहते हैं कि हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया था। क्या अब हम सबको फिर से एक बार उस रूटीन को अपनाना होगा, तभी जाकर हम इससे ज्यादा बच पाएंगे? त्रिपाठी जी आप अपना फोन अनम्यूट कीजिए, उसके बाद ही हम आपको सुन पाएंगे। मुझे इसका उत्तर देना है? हाँ जी त्रिपाठी जी। हाँ जी मैडम, बिल्कुल। देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि वायरस के खिलाफ कोई भी ऐसी दवा अभी तक 100% कारगर नहीं है जो इसको करे। हम सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं, लक्षण के हिसाब से इलाज करते हैं, स्टेज के हिसाब से करते हैं, वाइटल ऑर्गन हमारे जैसे निमोनिया या शरीर के जो हमारे वाइटल ऑर्गन है उनमें इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से करते हैं, और 95% केसेस में
हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपल पैरासिटामोल या कोई और ऐसे खाना पीना नॉर्मल रखें वो है। इसके बाद जो काढ़ा की बात आती है, काढ़ा एक दिन में काम नहीं करता है। हमें काढ़ा के बारे में है कि इसमें जो हमारे क्या कहेंगे हर्बल या हमारी और चीजें होती हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन की चीजें हैं जी। ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम को एक दिन में नहीं बढ़ाती हैं, ये धीरे धीरे काम करती हैं, महीना, सप्ताह, 2 महीना, 4 महीना। लेकिन इनको अगर शामिल हमने किया तो कहीं ना कहीं आगे चलकर हम इस खतरे को अपने पास आने से भी रोक पाएंगे। डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हैं, उनको जोड़ लेते हैं। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं कुरुक्षेत्र से। जी चंद्र प्रकाश जी, अपना सवाल करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इस इंजेक्शन से हम मर जाएंगे या हमारे को बुखार आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आयु 68 साल की है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैंने भी दोनों इंजेक्शन लगवाए हैं जी। आंख का ऑपरेशन एक का हो गया, दूसरे का भी होना है, भगवान की कृपा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग डरा रहे हैं, और सच बात यह है मैडम, इस डर के पीछे, इस भय और इस दहशत के पीछे हमारे देश के राजनेताओं का हाथ है। उन्होंने ही कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मैं नहीं लगवाऊंगा, पहले मोदी लगवाए, फिर अमित शाह लगाए। ये प्रपंच है इन नेताओं का, और इन्होंने भ्रम में डाला। बिल्कुल, यानी आप एक मैसेज देना चाहते हैं, वैक्सीनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। आप कोई सवाल भी करना चाहते हैं क्या हमारे डॉक्टर्स से? डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इस इंजेक्शन के बाद जो मैं बदलाव देखा है मेरे शरीर पे, वो ये है कि इम्यूनिटी मेरी ठीक है, भगवान की कृपा है। तुलसी के पत्ते का काढ़ा पीता हूँ मैं डेली, परंतु मैं ये कहता हूँ कि मेरे को समय से पहले भूख लगती है, पता नहीं क्या बात है, ये भूख बहुत ज्यादा लगने लगी। पहले नॉर्मली जितने मेरी डाइट थी उससे 2-3 चपाती फालतू है, ये क्या कारण है? यही डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था मैं। धन्यवाद जी। यानी हमारे कॉलर ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद उन्हें भूख ज्यादा लगती है, क्या ऐसा सबके साथ होता है या फिर सिर्फ ऐसा उनके साथ ही हो रहा है? एक वैज्ञानिक रूप से या क्या कहेंगे, इनके हैप्पी हार्मोन, टीका लगवा लिया तो एक अंदर से अपना प्रसन्नता है, तो जो प्रसन्नता वाले हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सीरोटोनिन और जो गुड हार्मोन इनके निकले, और इनका जो हाइपोथैलेमस में जो भूख का सेंटर है मस्तिष्क के अंदर, वो और स्टिमुलेट हो गया, तो ये अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, भूख इनको ज्यादा लग रही है, ये पॉजिटिव चीज। हाँ, क्योंकि मैंने वैक्सीन का ट्रायल भी आया कानपुर सेंटर का, मैं उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था कोवैक्सीन का बच्चों में, तो हमने कुछ बच्चों में ये देख पाया कि वास्तव में उनकी भूख बढ़ी है। तो ये मनोरोग से या मानसिक रूप से मेरे ख्याल से बच्चे बेटर फील करते हैं या प्रोटेक्टेड फील करे, जो खासकर जो हमारे टीनेजर्स थे 12 से 18 ग्रुप के उनके। और सबसे बड़ी खुशी की बात, जैसा कि डॉक्टर किशन ने बताया, पटना का कानपुर में 60 से 70% हमारे डॉक्टरों ने अपने बच्चों को वॉलंटियर बनाया, जो कानपुर में हमने ट्रायल किया है। और ये खुशी की बात है, हमारे कोरोना वॉरियर्स ट्रायल के लिए भी अपने बच्चों को आगे किया। डॉक्टर किशन, दिस इज समथिंग वेरी एनकरेजिंग एंड वी फील प्राउड ऑफ इट। मैडम आप सुनिए, डॉक्टरों के 60 से 70 बच्चे आए कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे पे आप ट्रायल कर लीजिए। पब्लिक थोड़ी थी, अपेक्षण में थी, अरे मेरा छोटा बच्चा है। और मैं आपको बताऊं, सबसे छोटा बच्चा 3 साढ़े 3 साल का था, वो भी एक डॉक्टर का बच्चा था। बिल्कुल। और वो कानपुर देहात में, नाम नहीं लूंगा, वहां से लेके आए। और सबसे छोटी बच्ची थी, एक राजनीतिक पार्टी के नेता की बच्ची थी, वो 2 या 2.5 साल की थी। तो कहने का तात्पर्य है कि कोरोना की लड़ाई में, जैसा डॉक्टर किशन ने कहा, हमारे डॉक्टर भाई पैरामेडिकल ये आगे आए और ट्रायल में भी बिना किसी भय के अपने बच्चों को ट्रायल के लिए समर्पित कर दिया। बिल्कुल, बहुत ही क्या कहें, वी फील प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर्स के योगदान को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। कोरोना काल में खास तौर पर जो हमने देखा है, लोगों ने जी जान से काम किया है, लोगों की जानें बचाई हैं। हम कहते हैं ना कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, और ये उस दौरान और ज्यादा लोगों को समझ में आया, खास तौर पर उन लोगों को जो कम से कम उस दौर में अस्पताल पहुंचे, जिनके तीमारदारों को इस सबसे गुजरना पड़ा है, वो हमेशा के लिए थैंकफुल रहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, इंद्रजीत जी जयपुर से हमारे साथ हैं। इंद्रजीत, आपका क्या सवाल है? इंद्रजीत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अपना सवाल करें।
शुक्रिया इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उनका सवाल हम तक पहुंच नहीं पाया। डॉक्टर्स, हम आपके पास वापस आएंगे और वापस इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है कोरोना, ओमिक्रॉन। डॉक्टर्स हमारी यही सलाह दे रहे हैं कि आप लोग मास्क पहनिए और साथ ही अपने डेली रूटीन में भी कुछ चेंजेस लाइए, ताकि आप इस बीमारी को अपने पास ही ना आने दें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, चर्चा ब्रेक के बाद जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व पटल पर अपनी नई पहचान कायम करता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र के साथ आगे बढ़ता ये योगी राज का नया उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में गरीब के सिर पर पक्की छत है, निर्बाध बिजली का उजाला गांव को रोशन कर रहा है। रसोई में धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन योगी सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम से ही संभव हो पाया। मान सम्मान, सिर उठाकर चलने का अभिमान, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर, बोलो जुबान केसरी। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस यस, एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते से सस्ते पीसी में भी चलाएं तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है। तो वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायो टीम। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है, कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल। ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं? यस, हम दोनों के पास पेरेंट्स के फोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए? सर, हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं, तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर, हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूलों में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदान सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है।
आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक पर। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है, कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपना सवाल सीधे डॉक्टर से कर सकते हैं। तो फटाफट से फोन उठाइए और कॉल कीजिए। और हमारे साथ चर्चा में लगातार हमारे जो डॉक्टर्स हैं, मेहमान हैं, वो बने हुए हैं। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कृष्णन, हमने अभी आपसे सवाल किया कि डेली रूटीन में क्या कुछ चेंजेस लाने होंगे, तो आपने कहा कि देखिए जो हम कर रहे थे वो हमें करते रहना है, मास्क वगैरह को फिर से यूज में लाना है। लेकिन अभी जैसा कि डॉक्टर त्रिपाठी जी कह रहे थे कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है क्योंकि ओमिक्रॉन आ गया है और कोरोना भी थर्ड वेव है, तो क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है बच्चों को स्कूल गए हुए। अब हुआ क्या कि जब ये सेकेंड वेव गई तो हुआ कि थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, इसको लेकर डाउटफुल सिचुएशन थी। स्कूल खुल भी गए और लोगों ने भेजना भी शुरू कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत से लोग नहीं भी भेज रहे हैं। लेकिन इसका एक अगर हम कहें कि आखिरी निर्णय क्या निकलेगा, स्कूल नहीं भेजना है हम मान लेते हैं, लेकिन कब तक नहीं भेजना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है इन सालों में। तो इसको लेकर क्या या तो सरकार को पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहिए कि स्कूल नहीं खुलेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड वेव में देखा स्कूलों पर बंद होने का पूरा आदेश था। लेकिन अब क्योंकि जब पूरा आदेश नहीं है तो कुछ खुल रहे हैं, कुछ नहीं खुल रहे हैं, कुछ जा रहे हैं और कुछ नहीं जा रहे हैं। ये सिचुएशन थोड़ी सी मुझे लगता है खतरनाक हो रही है। तो क्या नहीं लगता कि सरकार को क्लियर करना चाहिए? लगभग 2 सालों से स्कूल नहीं खुले थे, ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था। तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो स्कूल एजुकेशन है वो स्टेट लिस्ट मतलब राज्य के अंदर आता है और जो यूनियन लिस्ट मतलब सेंटर के अंदर आता है। इन दो मतलब ये ऐसा तो नहीं है केवल स्टेट में है, मतलब ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो दोनों का जो राइट्स है उस पे बिल बनाने का और उसको अमेंड करने का, तो ये दोनों की सहमति से होगा। रही बात तो काफी प्रेशर ग्रुप्स जो हैं, जो टीचर्स की तरफ से हैं, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, वो स्कूल मैनेजमेंट को फोर्स करते हैं और हर राज्य में, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, यूपी हो, हर स्टेट में फोर्स करते हैं स्कूल ओपन करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनकी एम्प्लॉयमेंट और काफी कुछ इफेक्ट हुई है ये लास्ट 1.5 से 2 सालों में। लेकिन ये चीज सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को स्पष्ट करना होगा कि एक निर्धारित, जब तक वैक्सीनेशन का हमारे जो बच्चे हैं, जो 18 साल से कम उम्र के जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं, तब तक स्कूल भेजना सही डिसीजन नहीं होगा। क्योंकि कितना भी बच्चों में, जो स्पेशली जो क्लास 5 तक के बच्चे होते हैं, उनको हम फोर्सफुली भी बोलेंगे तो वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से उतनी कंप्लायंस शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उतने मानसिक तौर पे मैच्योर नहीं होते कि वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाएंगे। और वो एक दूसरे के टिफिन से खाएंगे, एक दूसरे के सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह नहीं लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं कोविड के केसेस बढ़ेंगे। और अगर ये थर्ड वेव आता है तो ये कहीं ना कहीं थर्ड वेव आने के बाद और भयंकर होगा, प्लस ये चीज थर्ड वेव के आने में रोल प्ले कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट जब तक ये ओमिक्रॉन के बारे में चीजें क्लियर नहीं होती और नेक्स्ट 1-2 महीने तक हमें वैक्सीनेशन का नंबर नहीं बढ़ता हमारे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, तब तक स्कूल को ऑनलाइन माध्यम से ही चलाना चाहिए। बिल्कुल, यानी बड़ों को ये कदम उठाना होगा, तभी कहीं ना कहीं हम दोनों पर ही जो है वो काबू पा सकते हैं और सुरक्षित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे कि मास्क पहनिए, वैक्सीनेशन कराइए और साथ ही साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और अपने डेली रूटीन में भी कुछ चेंजेस लाइए ताकि आप इस खतरनाक बीमारी से खुद को और अपने परिवार को बचा सके। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते हैं? सारा पैसा अगर सड़क पर लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था, लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत। अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। पर ने अभी तक जो है कुछ किया तो नहीं है इस 5 साल में। बच्चों को कपड़ा लत्ता जो भी मतलब की पढ़ाई की कॉपी वगैरह सब कुछ मिला, किसी में कम किसी में ज्यादा, ठीक है। परंतु यदि हम इनको 5 साल और दे देते हैं तो आने वाले टाइम में डेवलपमेंट मेरे हिसाब से तो ठीक होगा। उन्हें ट्वीट भी करा था अगर आप देखें तो, लेकिन सरकार उस टाइम सो रही थी भाई।